एक फोन कॉल इस ऑपरेशन की पूरी बाजी पलट देता है। इमरजेंसी की वजह से इंडिया में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर जाती है और यहीं से ही इंडिया का वो ऑपरेशन जो कि इंडियन हिस्ट्री के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली थी, वो ऑपरेशन इसी पल से अब इतिहास के कालों पन्नों में लिखी जा चुकी है, सिर्फ एक आदमी की वजह से। इंडिया को इतने लीड्स मिलने के बावजूद भी रो को एक बहुत बड़े फेलियर को फेस करना पड़ता है। 18 मई 1974 में इंडिया राजस्थान के पोखरम में सुबह के 8 बजे अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करती है, जिसके साथ साथ इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाली 6th कंट्री भी बन जाती है। पर ये करना कोई आसान बात नहीं था। इसको पूरा करने के लिए इंडिया को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, खासकर अमेरिका से, जो कि इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बन सके, जिससे यूएसए न्यूक्लियर वेपन में अपनी मोनोपोली बनाए रख सके। United States strongly opposes any new nuclear testing. This action by India not only threatens the stability of the region, it directly challenges the firm international consensus to stop the proliferation of weapons of mass destruction. I call on India to announce that it will conduct no further tests and that it will sign the Comprehensive Test Ban Treaty now and without conditions. जिसके लिए यूएसए बाकी कंट्रीज के साथ मिलके इंडिया पे प्रेशर बनाना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि इंडिया को काफी डिकेड्स तक आइसोलेट कर देती है। पर इंडिया को किसी भी हाल में एक न्यूक्लियर पावर बनना था, इसलिए 1968 में इंडिया एनपीटी साइन करने से साफ साफ मना कर देती है, जिसका मेन मोटिव न्यूक्लियर वेपन बनाने पे रोक लगाना था। और आज इसी फैसले की वजह से इंडिया यूएसए और चाइना से फेस टू फेस लड़ने की पावर रखती है, वरना आज इंडिया का भी हाल वही होता जो वेनेजुएला का हो रहा है। President Trump says the United States military has carried out a large-scale attack on Venezuela and captured its president, Nicolas Maduro. President Trump says the United States is going to run Venezuela for the time being. लेकिन जहां इंडिया इस टेस्ट की खुशी बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस टेस्ट की वजह से पाकिस्तान पे भी दबाव और बढ़ जाता है और अब पाकिस्तान किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता था। और यहीं से ही असल कहानी की शुरुआत होती है। पाकिस्तान इस हद तक बुखला जाती है कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ तक कह देते हैं कि हम सूखी घास और पत्ती खाकर जी लेंगे, पर हम किसी भी हालत में पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन बनाकर रहेंगे। पर मेन दिक्कत यह थी कि उस टाइम पाकिस्तान में ना ही इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी और ना ही ऐसा कोई साइंटिस्ट था जो न्यूक्लियर वेपन बना सके। पर पाकिस्तान की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि एक साइंटिस्ट थे अब्दुल कादर खान, जो कि नेदरलैंड्स में एक न्यूक्लियर प्लांट में काम किया करते थे। जिसके बाद वो क्या करता है कि वो नेदरलैंड से पावर प्लांट्स के ब्लूप्रिंट्स चुरा के पाकिस्तान भाग जाता है। लेकिन फिर भी एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ब्लूप्रिंट के साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स, खासकर यूरेनियम और प्लूटोनियम की जरूरत पड़ती है। अब एक बार आप याद कीजिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे पूरी दुनिया मिलके इंडिया को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना चाहती थी, पर अब पाकिस्तान के टाइम पे यही पूरी दुनिया साथ मिलके पाकिस्तान की हेल्प करने में जुट जाती है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, नेदरलैंड्स, लीबिया, ईरान और फ्रांस, ये सब कंट्रीज मिलके पाकिस्तान की हेल्प करने में जुट जाते हैं। चाइना के न्यूक्लियर डिजाइन, लीबिया के लीडर्स के द्वारा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग और फ्रांस के प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट्स की मदद से अब पाकिस्तान के पास वो सब चीजें थी जो कि एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए चाहिए थी। जिसके बाद पाकिस्तान इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास में एक कहूटा वैली में जोरों शोरों से न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम शुरू कर देती है। अब देखिए, ये जो जगह थी कहूटा, यह कोई आम जगह नहीं थी। ये वैली चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से ढकी हुई थी, जिसके कारण अमेरिका तक को इस वैली के बारे में पता लगाना या सैटेलाइट्स के द्वारा इस वैली की पिक्चर्स निकालने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। और इसलिए ही पाकिस्तान इस जगह को चुनती है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। ऊपर से 1981 में इजराइल के द्वारा
इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पे हैवी बॉम्बिंग के कारण पाकिस्तान डर से कहूटा में और सिक्योरिटी बढ़ा देती है, क्योंकि पाकिस्तान भी डरा हुआ था कि कहीं इंडिया या इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक न कर दे, जिसका मौका इंडिया को आगे जाके मिलता भी है। पर मोरारजी देसाई की वजह से इंडिया इस चीज में चूक कर जाती है, लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान से 2 कदम आगे थी। इंडिया को इजराइल और अपने एजेंट्स की वजह से किसी न किसी तरीके से शक हो जाता है कि पाकिस्तान भी अब न्यूक्लियर वेपन बनाने के फिराक में है, और इसके बाद से ही इंडिया ऑपरेशन कहूटा प्लान करती है। देखिए, ये जो ऑपरेशन था ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। इस मिशन को पूरा करने के लिए इजरायली इंटेलिजेंट मोसाद, जो कि अपने पेजर अटैक की वजह से जानी जाती है, On the day that thousands of Hezbollah pagers started exploding all over Lebanon. Hundreds of Hezbollah fighters have been injured by their communication devices exploding. उनको और रो को एक साथ आना पड़ता है। अब सबको पता था कि इंडिया के बाद पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जिसका नाम पाकिस्तान आगे जाके इस्लामिक वेपन भी रखती है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि ये बम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि बाकी के जितने भी इस्लामिक कंट्री है उनके लिए भी है। और यही से ही इजराइल की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि इजराइल को यह डर था कि कहीं पाकिस्तान बाकी के इस्लामिक कंट्रीज के साथ मिलके इजराइल में न्यूक्लियर वेपन से हमला न कर दे। और इसी वजह से जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे इजराइल 1981 में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पे बॉम्बिंग करवा के उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है, और यह सेम चीज इजराइल पहले पाकिस्तान के साथ करना चाहता था, जिसके लिए मोसाद इंडिया से संपर्क करना चालू कर देती है और एक जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट करने का प्रस्ताव रखती है। इजराइल का प्लान बिल्कुल साफ था। इजराइल के 6 F-16 फाइटर फैल्कन पहले इजराइल से जामनगर एयरबेस, जो कि गुजरात में है, वहां उतरने वाली थी फ्यूलिंग के लिए, जिसका मेन काम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बॉम्बिंग करना था। और इन जेट्स को बैकअप यानी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए अलग से 6 F-16 फाइटर फैल्कन को भेजा जाने वाला था, जो कि F-16 फाइटर फैल्कन को पाकिस्तान के एयरफोर्स से बचाती। अभी तक इस मिशन में सब कुछ सही चल रहा था, सारा काम ऑलमोस्ट इजराइल ही कर रही थी, लेकिन इस मिशन के बीच में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। जब यूएसए पाकिस्तान के कहूटा में जो एक्टिविटीज चल रही थी उसके बारे में पूछताछ करती है, क्योंकि यूएसए को भी सैटेलाइट्स इमेज की वजह से कहीं न कहीं शक हो रहा था। लेकिन इस एलिगेशन के जवाब में पाकिस्तान टेक्सटाइल और पावर प्लांट का बहाना देने लगती है, जिसके कारण अब बिना हार्ड प्रूफ के इजराइल पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर ये एक इंटरनेशनल क्राइम हो जाता। और यहीं से ही इस मिशन में रॉ की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ जाती है। हमारे एजेंट्स पहले से ही 10-15 सालों से आम नागरिक और शॉपकीपर के रूप में पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद थे, और इस कहूटा ऑपरेशन के बारे में पता चलने के बाद हमारे एजेंट्स कहूटा वैली के पास में एक छोटा सा मार्केट था, वहां आना जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर वहां अक्सर जाया करते थे बाल कटवाने के लिए। और इसी बात को नोटिस करके हमारे एजेंट्स अपना दिमाग चलाते हैं, वो उन साइंटिस्ट के कटे हुए बालों को इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच किया जाता है तब वहाँ की हवा में माइक्रोस्कोपिक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स घुस जाते हैं, जो कि आसानी से इंसानी बालों में फंस जाते हैं। और इसलिए ही हमारे एजेंट्स अपनी जान को हथेली पे रख के उन नाई की दुकानों के कचरों में से उन साइंटिस्ट के कटे हुए बालों के सैंपल्स को इकट्ठा करने लगते हैं, जिसके बाद सैंपल्स को खुफिया तरीके से इंडिया के लैब्स में भेजा जाता है। और जब इन बालों को टेस्ट किया जाता है तब इन बालों में से यूरेनियम -235 के ट्रेस पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के प्रोसेस में पाया जाता है, जिससे ये साफ साफ हो जाता है कि अब पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इजराइल का टारगेट अब पूरी तरह से लॉक हो चुका था और इजराइल के F-16 फाइटर फैल्कन जेट्स पूरी तरह से पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तैयार हो चुकी थी। पर तभी इमरजेंसी की वजह से इंडिया में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर जाती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है
जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए, प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। इंदिरा गांधी के हटते ही मोरारजी देसाई देश के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। But how could a woman like Mrs. Gandhi, known as a loved or respected mother in India, lose her touch? It was a wrong notion to think that she was loved and respected as a mother. It was only authority which made people respect her. But I don't think there was any genuine respect about it. और यही सही इंडिया का वो ऑपरेशन जो कि इंडियन हिस्ट्री के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली थी, वो ऑपरेशन इसी पल से अब इतिहास के कालो पन्नों में लिखी जा चुकी है, सिर्फ एक आदमी की वजह से। मोरारजी देसाई के पीएम बनते ही ऐसा क्या हुआ इस ऑपरेशन में, जहां इंडिया को इतने लीड्स मिलने के बावजूद भी रो को एक बहुत बड़े फेलियर को फेस करना पड़ता है। जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्हें लगता था कि रो सिर्फ इंदिरा गांधी की बनाई हुई एक पर्सनल स्पाई नेटवर्क है जिन्हें उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई ने पीएम बनते ही सबसे पहला हमला रो के बजट पर ही किया। उन्होंने रो के बजट को सीधा 300 से लेकर 400% तक कम कर दिया, जिसपे उन्होंने यह बहाना दिया कि इंडिया जैसे शांतिवादी देश को इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मोरारजी देसाई गांधीज्म को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं हमारे सो कॉल्ड नेबर्स के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था। और यह भी कहा जाता है कि जब रो ने उन्हें कहूटा ऑपरेशन और न्यूक्लियर प्लांट्स के ठोस सबूत दिखाए, तब मोरारजी देसाई का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। जहां उन्हें हमारे रो और रो की इंटेलिजेंस की तारीफ करना चाहिए था, बल्कि इसकी जगह उन्होंने रो को लिटरली गंदा काम करने वाला कहा। उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि हम दूसरे देश की जासूसी क्यों कर रहे हैं, ये अनएथिकल है, हमें पाकिस्तान के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली उनका ये मानना था कि हमें पाकिस्तान के साथ पीस बनाकर रहना चाहिए, जबकि ऑलरेडी 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी जंग हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने रो को वार्निंग दी कि वो रो और रो की एजेंसी को पूरी तरह से बंद कर देंगे अगर रो ने उनकी मर्जी के बिना कोई भी ऑपरेशन किया तो। मोरारजी देसाई ने रो को पूरी तरह से धीमा कर दिया था, पर उनकी बेवकूफी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। 1978 के शुरुआती महीनों में एक प्रोटोकॉल के अंडर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक मोरारजी देसाई को फोन कॉल करते हैं। हालांकि ये एक रूटीन डिप्लोमेटिक कॉल होनी चाहिए थी, पर ये एक फोन कॉल इस ऑपरेशन की पूरी बाजी पलट देता है। एक तो मोरारजी देसाई पहले से ही रो से नफरत करते थे और ऊपर से वो पाकिस्तान के साथ अमन का रिश्ता बनाना चाहते थे। उन्होंने बातों बातों में जनरल जिया उल हक से वो कह दिया जिसके बारे में रो ने कभी नहीं सोचा था। मोरारजी देसाई ने जिया उल हक को गर्व से कहा, जनरल, हमें पता है कि आप कहूटा में क्या कर रहे हैं, हमारे पास वहाँ की पूरी जानकारी है और हमें यह भी पता है कि आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। उन्हें लगा कि वो सच बोलकर जिया उल हक का दिल जीत लेंगे और पाकिस्तान को न्यूक्लियर रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, और यही वो गांधीज्म वाली बात है जिसकी बात मैं पहले कर रहा था। लेकिन जनरल जिया उल हक वो मोरारजी देसाई की तरह गांधीज्म फॉलो नहीं करता था, बल्कि वो एक जानलेवा और क्रूर डिक्टेटर था। जैसे ही फोन कटा, पाकिस्तान में भगदड़ मच गई। जिया उल हक को समझ में आ गया था कि अगर इंडिया को कहूटा के बारे में इतना सब पता है तो इसका मतलब जरूर पाकिस्तान के अंदर इंडिया के एजेंट्स बैठे हुए हैं, और यहीं से ही उस मंजर की शुरुआत होती है जिससे अच्छा एक इंसान के लिए मौत होती है। आईएसआई ने अगले ही घंटे में पूरे कहूटा और उसके आसपास के इलाकों को सील कर दिया। रो का वो नेटवर्क जिसे बनाने के लिए 15 साल लग गए थे, एक झटके में तबाह हो गया। उन 300 से लेकर 400 स्पाई साथी जो वहां आम नागरिक बनकर रह रहे थे, उन सभी को एक एक करके ढूंढा गया और उन्हें ऐसे ऐसे तरीकों से टॉर्चर किया गया जिसे सुनकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। कुछ को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया तो कुछ को सड़कों पर घसीटा गया। ऐसा करते करते सिर्फ 1-2 सालों में वो नेटवर्क जिसको बनाने के लिए 15 साल लग गए थे, वो पूरी तरह से खत्म हो गया।
और इसी इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान मोरारजी देसाई से इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि 1990 में पाकिस्तान मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओनर निशान पाकिस्तान देती है, जिसे मोरारजी देसाई हमारे एजेंट्स के डेथ को इग्नोर करके उन माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया देश के लिए, उनके सैक्रिफाइस को नजरअंदाज करके इस ओनर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। भले ही मोरारजी देसाई के लिए निशाने पाकिस्तान उनकी शांति का इनाम हो सकता है, लेकिन जिनको अंत तक अपने बेटों की लाश देखनी नसीब नहीं हुई, ये अवार्ड उनके लिए किसी जख्म पर नमक से कम नहीं। दोस्तों, ऑपरेशन कहूटा सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये इंडिया के लिए एक ऐसा मौका था जो इतिहास बदल सकती थी। अगर ये ऑपरेशन सफल हो जाता तो शायद आज पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इंडिया के अंदर इतने टेररिस्ट अटैक करवा पाए। आज जब हम बॉर्डर पर तनाव देखते हैं, रोजाना न्यूक्लियर हमले की धमकी सुनते हैं, तो याद कीजिएगा ये सब एक फोन कॉल की कीमत है। अब आप कमेंट्स में बताइए कि जो मोरारजी देसाई की जो सोच थी पाकिस्तान के ऊपर, क्या वो सही थी या गलत। और अगर आपको दाऊद इब्राहिम ने कैसे बॉलीवुड पर राज किया वो जानना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।